सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, पौधार ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत करता हूं। और आज जो टॉपिक लेकर आए हैं प्रिय विद्यार्थियों, वो हमारा टॉपिक चल रहा था बिल्कुल श्रृंखलाबद्ध तरीके से छायावाद। छायावाद की आज चौथा वीडियो लेकर मैं आपके सामने आया हूं। और चौथे वीडियो में क्या है, हम छायावाद के अंतिम दौर में चल रहे हैं। इससे पहले का जो वीडियो था उसमें हमने जो जयशंकर प्रसाद छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ कवि हैं, जयशंकर प्रसाद के बारे में हमने उनके बारे में जाना, उनका कवि परिचय, उनका कवि कर्म और उनके कृतित्व के बारे में हमने जानकारी ली। और छायावाद में और हिंदी साहित्य में उनका क्या योगदान रहा है, उनका सारा परिचय हमने देखा। अब इसके बाद आज देखते हैं इस वीडियो में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कौन थे, है ना, इनका परिचय देखते हैं। हम जानते हैं कि छायावाद जो युग धारा है काव्य लेखन का, जो छायावाद काव्य धारा चली, उसके 4 स्तंभ कवि माने जाते हैं। प्रमुख स्तंभ कवि हैं जयशंकर प्रसाद, उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। तो इसी श्रृंखला में आज दूसरे कवि के बारे में पढ़ेंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये निराला शब्द इसलिए लगा कि इनका जीवन अद्भुत था, निराला था। ये फक्कड़ स्वभाव के व्यक्ति थे, बड़े बड़े बाल रखते थे और लंबा चौगे का कुर्ता पहनते थे। तो ये दिखने में इनका जो व्यक्तित्व था, रूप था, स्वरूप था, बड़ा विराट था। ये अलग ही प्रकार के लगते थे। इनका तो निराला, ये निराले व्यक्तित्व के धनी थे। इनका जन्म माना जाता है 1896 में, सन 1896 में ईस्वी में महिषादल प्रांत के मेदिनीपुर ग्राम में इनका जन्म होता है। महिषादल प्रांत के मेदिनीपुर ग्राम में इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम राम साय त्रिपाठी है, जो उस समय के बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति थे। निराला जी की एक खास बात है कि निराला जी ने अपनी कविताओं के माध्यम से सर्वप्रथम जो काव्य रचना लिखी वो थी जूही की कली 1916 में। यानी जूही की कली जब लिखी तो ये जो काव्य कृति है निराला की, ये खड़ी बोली में लिखी जाने वाली सर्वप्रथम हिंदी की रचना मानी जाती है, जूही की कली, है ना। तो जूही की गली खड़ी बोली में लिखी जाने वाली सर्वप्रथम रचना, ये हमको ध्यान रखना है। निराला के बारे में जानते हैं कि निराला जी एक बहुत बड़े विद्वान थे, प्रतिभा शुभ्र पुरुष थे, प्रतिभा के पोषक थे, अनेक प्रतिभा उनमें थी। और निराला जी को एक ऐसी राह मिली, द्विवेदी युग चल रहा था। जो द्विवेदी युग की क्या परेशानी थी कि वो इतिवृत्तात्मक था, उसमें बड़े बड़े साहित्य अनुसंधान, साहित्यों पर शोध परिष्करण हो रहा था। वो इतिवृत्तात्मक था, उपदेश प्रवणता थी। पहले काव्य में महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय में काव्य में उपदेश, जो काव्य था वो उपदेश परक था, उसमें उपदेश की भावना ज़्यादा रहती थी और नीरसता थी, काव्य नीरस से परिपूर्ण था। लेकिन जब निराला जी आए तो निराला जी ने सर्वप्रथम जो कार्य किया वो किया था मुक्त छंद कविता का सृजन। मुक्त छंद कविता, क्योंकि पहले जो कविता थी वो छंदबद्ध थी। भक्ति काल में जितने भी कवि हुए हैं सबने छंदबद्ध कविताएं लिखी, रीति काल में भी छंदबद्ध कविताएं लिखी गई। लेकिन आधुनिक काल में जब पैर रखा गया, छायावाद के आसपास के जिन कवियों को, जो कवि हैं, वो उनको एक तरह का साहित्यिक घुटाव हो रहा था। उनका मन खुले आकाश में उड़ना चाहता था, उनकी भावनाएं खुले आकाश में उड़ना चाहती थी। तो निराला जी ने इस बात को महसूस किया और उन्होंने कविता के बंधन को तोड़ा, कविता की जो छंदबद्धता है उसको तोड़ा और कविता को खुले आकाश में जीने के लिए, खुले आकाश में कविता का परिचय दिया। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना कविता को छंद मुक्त कर दिया जाए, यानी छंदों की बाध्यता से हटा दिया जाए कविता को, और मन के जो भाव हैं, मन के जो चिंतन हैं, उन्हें स्वतंत्र लेखन के माध्यम से खुले आकाश में लिखा जाए। तो हम बात को बहुत बेहतर और सच्चे तरीके से कह सकते हैं, है ना।
तो ए तुकांत जी गद्य शैली की जो कविता है ना, अगर उनकी बात देखें तो निराला जी की मुक्त छंद कविताएं उसी तरह की कविताएं हैं जिसमें व्यक्ति को किसी व्याकरण या नियमों के झांसे में नहीं पड़ना है, उनके अनुबंधन में नहीं रहना है, और अपने मुक्त छंद से, मुक्त भावों से जो कविता के भाव, उसमें भाव जरूर होने चाहिए जो लिखे गए, तो वो आगे चलकर इन्होंने हिंदी साहित्य को एक बहुत बड़ा प्रयोग दिया ये कि मुक्त छंद कविताएं लिखी जा सकती है। और मुक्त छंद कविताओं को एक दौर चला। तुकांत और गद्य शैली में जो कविताएं लिखी गई वो मुक्त छंद कविता ही जैसी थी, और इसलिए निराला जी को मुक्त छंद कविता का जनक माना जाता है। निराला जी को मुक्त छंद कविता का जनक माना जाता है, क्योंकि अगर इनके कृतित्व के बारे में देखें हम तो छायावाद और रहस्यवाद के मुख्य कवि होने के नाते इनके कृतित्व पर हम थोड़ा सा गौर करते हैं। हाँ, इन्होंने अवधी भाषा में, ब्रज में बहुत सारे छंदबद्ध कविताएं भी लिखी है, लेकिन उनसे निकलकर इन्होंने आधुनिक युग का बोध कराने वाली कविताएं, छंद मुक्त कविताएं भी लिखी है। अब इनकी कृतित्व पर हम नजर डालते हैं क्या क्या इन्होंने लिखा है। तो सर्वप्रथम छायावाद के प्रमुख कवि होने के साथ साथ ही इनकी कविता में प्रयोग धर्मिता, प्रयोगवादी कविता और प्रगतिवादी कविता की भी लक्षण मिलते हैं। तो इनका कृतित्व देखते हैं। कृतित्व क्या रहा है? कृतित्व लिखते हैं एक को। अनामिका ये काव्य कृतियां इनकी। अनामिका, ठीक है ना? अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अणिमा, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अणिमा, यानी बहुत समृद्ध साहित्य लिखा था निराला जी ने। अणिमा, कुकुरमुत्ता, ये इनकी आज के जमाने के जो पूंजीपति और शोषक वर्ग है उनको इंगित करती हुई ये बहुत प्रसिद्ध रचना है इनकी, कुकुरमुत्ता, है ना? कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता। उसके बाद है बेला और नए पत्ते। बेला और नए पत्ते जी। उसके बाद है अर्चना, आराधना, गीत गुंज। अर्चना, आराधना, और गीत गुंज। आदि ये जितने भी काव्य कृतियां हैं ये निराला जी द्वारा लिखी गई। एक इन्होंने एक लंबी कविता के नाम से जानी जाती है, लंबी कविता। लंबी कविता, लंबी कविता के नाम से राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा। ये लंबी कविता, बहुत लंबी कविता है इनकी, राम की शक्ति पूजा। यानी राम की शक्ति पूजा एक लंबी कविता के रूप में प्रसिद्ध है हिंदी साहित्य में, और ये बहुत ही
बहुत ही शानदार और गजब भावना परक शिल्प सौंदर्य, भाव सौंदर्य है। इसका जो शब्द संयोजन है, शब्दों की पदावलियाँ हैं, अगर सारी चीज़ों को देखा जाए तो ये कविता बहुत उत्तम और श्रेष्ठ रचना है निराला जी की, है ना। तो इस प्रकार उनका अगर कृतित्व देखें तो अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अणिमा, कुकुरमुत्ता, बेला और नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, ये काव्य कृतियाँ हैं जिसमें निराला जी के संपूर्ण काव्य इसमें हमको देखने को मिल। संपूर्ण काव्य कहने का मतलब ये निराला के द्वारा निराला की रचनाओं की काव्य कृतियाँ हैं, यानी काव्य संग्रह हैं। इनमें निराला जी की जितनी भी कविता है, जितना भी काव्य सृजन है, वो इनमें संकलित है, हैं। तो यानी कहने का मतलब निराला ने हिंदी साहित्य को बहुत कुछ काव्य दिया है, यानी हिंदी में बहुत कुछ सृजन किया है। अब देखिए निराला जी की जो काव्य शैली है वो उदात्त गुणों से युक्त है, उदात्त गुणों से युक्त, यानी इनकी जो काव्य शैली है अगर हम उनके बारे में देखें तो ये उदात्त गुणों से युक्त है। काव्य शैली उदात्त गुणों से युक्त, यानी इनके कहने में ओजस्विता है, ऊर्जा है, बड़ी ऊर्जा के साथ कहते हैं, बड़े उदात्त रूप से ये बात को रखते हैं। इसलिए इनके काव्य की अगर शैली देखा जाए तो बड़ी ऊर्जस्विता से परिपूर्ण है और उदात्त रूप है, और उसमें ओज की भावना सदैव विद्यमान रहती है। उनके जागरण गीतों में भी ओज देखने को मिलता है। देश प्रेम, मानव प्रेम, देश प्रेम इनकी काव्य कृतियों की मुख्य विशेषता है। इनकी काव्य कृतियों में हमेशा मानव को प्रेम के संसर्ग में रहकर और प्रेम के आधार पर रहकर ही, यानी मानव को आपस में प्रेम करने की प्रेरणा मिलती है, और प्रकृति प्रेम और राष्ट्र प्रेम भी इनकी कविताओं में देखने को मिलते हैं। दिवसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदर परी सी धीरे धीरे। तो देखिए इन पंक्ति में कितना गजब का बिंब दिया हुआ है। दिवसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही है, दिवसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही है, संध्या परी सी वह धीरे धीरे धीरे। तो कहने का मतलब संध्या को एक सौंदर्य, एक परी के रूप में यहाँ व्यंजित किया गया है। तो सुंदर बिंब एक चित्र बना, यानी पूरा का पूरा शब्दों का एक चित्र बना। जब इस तरह पढ़ते हैं तो हमारे सामने संध्या का वो चित्र उभर कर आ जाता है। तो चित्रात्मक शैली, बिंबों का बहुत अच्छा प्रयोग इनकी काव्य रचनाओं में मिलता है। और फिर ये देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम की भावना के गीत भी लिखते हैं। इनकी रचनाओं भी इनके साहित्य में देखने को मिलती है कि जागो फिर एक बार प्यारे जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें। जागो फिर एक बार प्यारे जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें, अरुण पंख तरुण किए खड़ी खोल रही द्वार, जागो फिर एक बार। तो इस तरह के जागरण गीत भी इनकी रचनाओं में देखने को मिलते हैं। ओजपूर्ण रचनाओं के साथ साथ निराला जी ने हास्य और व्यंग्य की रचनाएं भी उन्होंने लिखी हैं। हास्य व्यंग्य यानी जागरण के गीत गाए, जागरण के गीत, ओजस्वी और हास्य व्यंग्य, हास्य व्यंग्य की रचनाएं भी इन्होंने खूब कही है। यानी और इन्हें प्रतीक रूप से इन्होंने कुछ ऐसी रचनाएं लिखी है, प्रतीकों के माध्यम से
यानी समाज में व्याप्त फैली बुराइयों को प्रतीकों के माध्यम से इन्होंने स्पष्ट करने की कोशिश की है। जैसे कुकुरमुत्ता, अगर कुकुरमुत्ता कविता को देखें, हम पढ़ें कुकुरमुत्ता, तो कुकुरमुत्ता में है, कुकुरमुत्ता एक बहुत ही वर्तमान दौर की प्रासंगिक कविता है, क्योंकि इसमें पूंजीपति, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक शोषित वर्ग यानी कुकुरमुत्ता और गुलाब। कुकुरमुत्ता गुलाब, तो यहाँ जो गुलाब है वो तो क्या है, पूंजीपति वर्ग है, कुकुरमुत्ता है वो शोषित वर्ग है ना। तो इनको यहाँ कुकुरमुत्ता और गुलाब पूंजीपति और शोषित वर्ग के प्रतीक हैं। इन प्रतीकों के माध्यम से जो पूंजीपति है वो शोषित वर्ग के साथ क्या शोषण करते हैं, बड़ा ही व्यंग्यात्मक इसमें भाव देखने को मिलता है इस रचना में, कुकुरमुत्ता में। तो इनकी श्रेष्ठ रचना कही जा सकती है कुकुरमुत्ता। हाँ, उसके बाद तीसरा जो पक्ष आता है इनका हास्य व्यंग्य के बाद, तो तीसरा पक्ष अति संवेदनशील पक्ष है इनका, अति संवेदनशील पक्ष। हम जानते हैं कि निराला जी का जीवन बड़ा संकट में गुजरा, यानी उनके माता पिता, पत्नी, पुत्र और उनके एकमात्र पुत्र थी सरोज, उसका भी देवसान हो जाता है। जो सरोज उनके अरमानों का सहारा थी, उनको जीवन जनिए का आधार थी, लेकिन उसका भी देवसान होता है। तो उसी की याद में उन्होंने एक सरोज स्मृति नाम का काव्य लिखा, सरोज स्मृति लिखा, और ये अति संवेदनशील कविता है, अति संवेदनशील कविता, संवेदनशील कविता। ये अति संवेदनशील कविता है, इसमें बहुत ही मार्मिक और कारुणिक भाव है इस कविता के अंदर, क्योंकि निराला जी ने जो संपूर्ण जीवन संघर्ष किया, संकटों का सामना किया, पीड़ाएं देखी, उन्होंने बहुत ज्यादा जीवन को कष्ट में जिया है। तो उस पूरे के जो कष्ट है उनका जो जीवन संघर्ष है, सरोज स्मृति नाम की कविता में उभर कर सामने आता है। क्योंकि सरोज उनकी पुत्री थी, जो उनकी पत्नी जैसी ही दिखती थी उन्हें, तो सरोज में वो अपनी पत्नी के अक्ष को देखता था, है ना। तो सरोज उनका अंतिम आश्रय था, आधार था, लेकिन जब उसका भी देहावसान हो जाता है तो सरोज को आधार बनाकर उसने पूरे जीवन की जो अंतरात्मा है, जो अंतर पीड़ा है, उसको इस कविता के माध्यम से बड़े ही संवेदनशील शब्दों में व्यक्त किया है ना। तो इसलिए ये कविता, इनका मतलब कहने का मतलब हिंदी साहित्य में, पूरे हिंदी साहित्य में अगर देखा जाए तो हिंदी का प्रथम शोक गीत कहा जाता है, प्रथम शोक गीत कहा जाता है, शोक गीत है। क्या है ये? सरोज स्मृति जो रचना है वो हिंदी का प्रथम शोक गीत कही जाती है। ये अत्यंत संवेदनशील और शोकाकुल रचना है, जिसे पढ़कर अंतरात्मा उद्वेलित होने लगती है। और निराला जी की कविता बहुमुखी और जीवन के सभी पक्षों पर अपना उद्घाटन करती हैं, सभी पक्षों पर अपनी बात को रखती हैं। ये अत्यंत उत्कृष्ट कवि थे और हिंदी को समृद्धशाली बनाने में निराला जी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और अपनी ओजस्वपूर्ण वाणी से इन्होंने जीवन के अनेक पक्षों को जिया है और अनेक अपनी ओजस्वपूर्ण शैली से इन्होंने जीवन को अनेक प्रकार से व्यक्त किया है, जीवन के हर पहलू को स्पर्श किया है, जिया है। तो इस प्रकार छायावाद की जो काव्य रचनाएं, रहस्यवादिता
मुक्त काव्य में बात को कहना, मुक्त छंद में काव्य को बात को कहना, रहस्यवादिता के बाद प्रतीक और बिंबों के माध्यम से अपनी बात को कहना, ये इनकी रचना का मुख्य विशेषता रही है। इसलिए निराला हमारे हिंदी के आधार स्तंभ हैं। उनकी रचना हिंदी के लिए अत्यंत समृद्धशाली और गौरवपूर्ण है ना। तो आज हमने जो पढ़ा वो पढ़ा हिंदी के प्रमुख कवियों में निराला जी को, हिंदी के प्रमुख कवियों में निराला जी को पढ़ा हमने। ठीक है, तो निराला जी के बारे में हमने संक्षिप्त में जाना है, क्योंकि इसके बारे में बहुत कहा जा सकता है। बहुत बड़े कवि थे, इनके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन हमारी इतने ये 10-20-25 मिनट की जो वीडियो है इसमें हम इतना ही कह पाएंगे। और आगे फिर इसके बाद हम सुमित्रानंदन पंत को लेकर कल के वीडियो में आएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। कैसे होएगा बंद?